जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये अगला पार्ट जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 54। इसका मतलब है लगभग हम 53 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चेक आउट दीज वीडियोस और आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालय के नजरिए के निर्माण के संदर्भ में असत्य है? जो स्कूल का विजन है, बिल्डिंग्स ऑफ स्कूल, उसके बारे में कौन सा फॉल्स है? तो यह शिक्षक की प्रतिबद्धता का निर्माण करता है लेकिन छात्रों के सीखने को प्रभावित नहीं करता है। इट बिल्ड्स टीचर कमिटमेंट बट डजंट अफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग। तो ये क्या है, ये यही गलत है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है छात्र के सीखने को प्रभावित करती है। ये फैक्ट है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग में यदि क्लासरूम भी आता है ना, उसकी बिल्डिंग में लाइब्रेरी भी आती है, उसकी स्कूल बिल्डिंग में आपके आर्ट रूम भी आते हैं, स्पोर्ट रूम भी आता है, म्यूजिक रूम भी आता है ना। और उसकी बिल्डिंग में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एट बाला प्रोजेक्ट, जो दीवारों पर लिखा रहता है एक्टिविटीज़, उसके द्वारा भी लोग सीखते हैं। तो जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। यदि प्लेग्राउंड नहीं है स्कूल में तो क्या होगा, बच्चों की लर्निंग है अफेक्टेड होगी। तो पहला उत्तर गलत है और यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। बाकी देख लेते हैं कि जो स्कूल है वो परिभाषित करता है कि स्कूल क्या है, किसके लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ये सही है। ये संगठन के लिए यथार्थवादी भविष्य के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इट articulates a view of realistic future for the organization. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, यह मूल्य आशाओं सपनों में गहराई से अंतर्निहित है। तो डीपली एम्बेडेड इन वैल्यूज होप्स एंड ड्रीम्स। तो बाकी आपके ऑप्शन क्या हैं, विद्यालय के संदर्भ में सही हैं। और पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समय सारणी जो किसी टीचर के अनुपस्थित रहने पर कार्य अवंटित करने में सहायक होती है कहलाती है। बिल्कुल, आप यदि टाइम टेबल आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा आपने या गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट में, तो ज़रूर आपने देखा होगा कि वहाँ एक टाइम टेबल चलता है डेली का। डेली अरेंजमेंट उन्हें नाम दिया जाता है या अरेंजमेंट्स नाम दिया जाता है, अरेंजमेंट टाइम टेबल। और उसी को बोला जाता है क्या, वैकेंट पीरियड टाइम टेबल। तो रिक्त अवधियों की समय सारणी। मान लीजिए जब आप किसी दिन स्कूल से छुट्टी पर होंगे, किसी काम से गए होंगे, तो आपके वो पीरियड कोई ना कोई ज़रूर पढ़ाएगा। क्लास कभी भी खाली नहीं रहती किसी स्कूल में। तो वो जो पढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे, वैकेंट पीरियड्स टाइम टेबल। और ये डेली बेस पे चलता है। यदि कोई बड़ा स्कूल होगा, जैसे छोटा स्कूल है, तो वहाँ तो पूरी स्ट्रेंथ रहती है टीचर्स की। लेकिन जब आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएंगे, वहाँ पर जब आपका 40 कम से कम, यदि 2 सेक्शन का स्कूल है तो 40 लोग होंगे, टीचर्स होंगे। और बड़े आप 5-5 6-6 सेक्शन स्कूल में होंगे तो वहाँ तो आपके 100-200 टीचर हो जाते हैं। तब वहाँ पे डेली बेस पे टाइम टेबल अरेंजमेंट बनता है। और डेली आपको यदि कोई एब्सेंट है तो वहाँ पर उनके ब्लैंक पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं आपको। तो ये कहलाता है रिक्त अवधियों की समय सारणी। बाकी उपस्थित समय सारणी, शिक्षक समय सारणी, समान समय सारणी, जनरल टाइम टेबल, ये भी होते हैं। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र परिवर्तनकारी नेतृत्व से संबंधित नहीं है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब होता है खुद में परिवर्तन करना। जब खुद में चेंज लाता है एक पॉजिटिव कोई लीडर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है संबंधित नहीं है, तो वो है लक्ष्य केंद्रित। यदि वो अपने लक्ष्य को गोल सेंटर्ड है तो वो परिवर्तनकारी नेतृत्व में नहीं आएगा। बाकी मिशन केंद्रित, प्रदर्शन, संस्कृति, ये बाकी विद्यालय से संबंधित, इसमें क्या है, ये परिवर्तनकारी नेतृत्व के एग्जाम्पल हैं। एक प्रशिक्षक के रूप में एक नेतृत्वकर्ता के पास अपने अधीनस्थों को विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? तो लीडर जब एज अ कोच शुड पॉजेस टू डेवलप हिज सबऑर्डिनेट्स। तो क्या होना चाहिए उनके अधीनस्थों में? इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर वैयक्तिक स्किल, जो अलग अलग होती हैं, उत्साह की होती है, मोटिवेशन की होती है, और भी जो एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए एज अ कोच नेतृत्वकर्ता के पास। तो नेतृत्वकर्ता के पास ये जो है ये स्किल्स होनी चाहिए, वो अधीनस्थ को यदि वो विकसित करना चाहता है। ये तो है ही, जब आप
कोई एक टीचर हैं, जब अपने बच्चों को कुछ नॉलेज दे रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले आपकी खुद में इंटरपर्सनल स्किल्स वो होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या कहलाता है? स्कूल के अंदर जो होता है, स्कूल को डेवलप करने के लिए जितने भी तरह के असेसमेंट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहलाते हैं। ज़्यादातर इसको CCA कंटिन्यूस करिकुलम असेसमेंट, सतत व्यापक मूल्यांकन के अर्थ में लिया जाता है। तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, टेक्निक पर सेंटर्ड है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि, इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। या फिर आपके परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, ये तो नहीं है। परीक्षण के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, ये नहीं है। तो इसका सही है कि वो जो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। रचनात्मक का सीधा सीधा सा अर्थ है उसमें कोई नई लर्निंग कैपेसिटी, कोई नई तरह की स्किल डेवलप करना। रचनात्मक जो दृष्टिकोण का मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक में आती हैं, रचनात्मक में आती हैं। आगे देखते हैं। एक आरंभकर्ता, कोई एक इनिशिएटर के रूप में जो लीडर का रोल क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो में आया था कि वो क्या करता है। जो स्कूल की पॉलिसीज़ हैं, कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, नीतियों और योजनाओं का संचार कार्य प्रारंभ करना, ये काम किसका रहता है? नेतृत्वकर्ता का, एज अ इनिशिएटर। तो इसका आपको आंसर पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सफल दल प्रमुख, एक टीम लीडर है सफल, तो अपने टीम के सदस्यों से श्रोता होने की उम्मीद करता है। तो किस तरह का श्रोता होना चाहिए? एक्टिव। ये तो काफ़ी सिंपल आपका आंसर था, ये आपसे बन जाना चाहिए। वहाँ भी एग्जाम में मोस्ट काफ़ी सिंपल पूछे जाएंगे, तो आपको ये नहीं देखना है कई बार, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ते हैं तैयारी के दौरान, तब आपको वहाँ यदि सरल क्वेश्चन बहुत मिल जाता है, तब आप उसमें भी गलत हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि आप ऐसा सोच लेते हैं कि इतना सरल कैसे आ सकता है, तो ज़रूर ये घुमाने के लिए दिया होगा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बीच में सरल की भी, ताकि आपके सरल क्वेश्चंस भी गलत नहीं हो। मुश्किल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं? स्कूल मैनेजमेंट के जो एम्स होते हैं वो क्या है? प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, सामाजिक परिवर्तन का प्रबंध कराने के लिए, जो साइंस का प्रोपेगेट प्रचार प्रसार कराना, विज्ञान का, विज्ञान से मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग से है, विज्ञान पूरा भी लॉजिक पर ही चलता है। तो उद्देश्य ये तीनों हैं आपके उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर द एम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली संस्कृति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल संस्कृति का क्या अर्थ है? जो स्कूल कल्चर होता है, स्कूल कल्चर किससे मिलके बनता है? आपको बताइए, यदि स्कूल किन से बनता है? वहाँ के प्रिंसिपल से, बिल्डिंग भी उसके अंतर्गत आती है, वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के टीचर्स, सब मिलकर के जो दिन भर में जितनी एक्टिविटी करते हैं, जो सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, सबको मिला करके एक बनता है स्कूल कल्चर। तो स्कूल कल्चर का अर्थ क्या है यहाँ पर? ऑप्शन आपके विश्वास, धारणा, संबंध, दृष्टिकोण, और यही इसका सही उत्तर हो जाता है, बिलीव, परसेप्शंस, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड। आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। NCF 2005 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य विशेषताएं 5 भागों में विभाजित हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो NCF 2005 की मुख्य विशेषता नहीं है। ये आपको बताना है। तो स्कूल और कक्षा पर्यावरण, स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट, ये विशेषता है, बिल्कुल है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, ये भी हैं उसमें। आगे देखते हैं, करिकुलम रिफॉर्म्स हैं, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं है उसमें। जो मुख्य विशेषता ये नहीं है फाइनेंशियल रिफॉर्म। ये जो हैं ये मुख्य विशेषताएं हैं NCF 2005 की। जो संस्थागत सुधार और जो प्रणालीगत सुधार, ये जो हैं रिफॉर्म्स है की बात करी गई है NCF 2005 में। वर्तमान में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इसका उद्देश्य है कि आप विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर आप जोर देंगे,
ट्रेनिंग्स पर कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन लर्नर विद डिसेबिलिटीज़, सभी श्रेणियों के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर। तो उम्मीद है ये तुरंत ही आपको पता चल गया होगा। लैंग्वेज बस अलग अलग आती है, बट हमारे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा तुरंत आंसर आ जाता है। तो एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? वुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ स्कूल? कि उसका फाइनेंशियल लैक जो होता है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ गुड टीचर्स, लैक ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली। तो छात्रों का अभाव नहीं, सबसे ज़्यादा जो समस्या है अच्छे शिक्षकों का, और अच्छे में भी कौन से, स्किल्ड टीचर्स जो कमी होती है स्कूलों में, वो जो है एक क्या है, यही एक बड़ी समस्या है कि उन्हें यदि अच्छे से पढ़ाना आ रहा है, टीचिंग पेडागॉगी है वो उन्हें आती है कि नहीं, उन्हें पेडागॉगी जो 5 तरह की होती है पढ़ाने की, जो मेथड्स होती हैं वो आती हैं कि नहीं, प्ले वे पढ़ाना आ रहा है, टॉय बेस्ड लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं टीचर को कि नहीं, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं शिक्षण टीचिंग लर्निंग को स्कूल की। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 के अनुसार NRF NRF की प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? NEP 2005 के अनुसार जो NRF की प्राथमिक भूमिका है वो क्या है? पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की प्राथमिक गतिविधियां क्या होंगी वो इसमें बताना है। तो उत्कृष्ट अनुसंधान और प्रगति को पहचानना, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस, सभी प्रकार के विषयों में प्रतिस्पर्धी समकक्ष समीक्षित अनुदान प्रस्तावों को निधि देना, तो फंड प्रोवाइड कराना, पीयर विव्ड ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप्स एंड अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान संस्कृति को व्याप्त करने में सक्षम बनाना, एनेबल अ कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमिट थ्रू आवर यूनिवर्सिटीज़, ये भी उसमें कहा गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक पाठ्यक्रम के क्या भाग हैं? पार्ट्स ऑफ करिकुलम पूछा गया है। तो एक करिकुलम में क्या होता है? लक्ष्य, शिक्षार्थी, गतिविधियां, आकलन, मूल्यांकन, विषय वस्तु। देखिए हर एक में कुछ ना कुछ छूटा है, लेकिन सबसे जो सही उत्तर है वो ये हो जाता है 4। इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, आपके गोल्स भी हैं, करिकुलम है, आउटलाइन है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड एवेल्यूएशन स्ट्रेटजीज। तो ये सारे जो मिल करके बनता है आपका करिकुलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला आकलन। तो असेसमेंट इन विच डन बाय द वन हु टीचेस स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब टीचर्स के द्वारा जो आकलन किया जाता है, एक तो इंटरनल कहलाएगा क्योंकि स्कूल के अंदर है, जो है स्कूल के ही टीचर्स कर रहे हैं, और दूसरा वो स्कूल में हो रहा है इसलिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो RT 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से SMC प्रकार की समिति होना अनिवार्य है। तो RT 2009 में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति बोला गया है बनाने के लिए, जिसमें जैसे यदि गांव में स्कूल है तो गांव का सरपंच जो है और उसके अध्यक्ष, इस तरह से कई सारे सदस्य उसमें रहेंगे। उसमें दो रहते हैं पेरेंट्स, अभी जो सदस्य रहते हैं। मैं बता दूं हमारे विद्यालय में भी कल पेरेंट ये BMC है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है जो साल में कम से कम 2 बार होती है। उसमें जो केंद्रीय विद्यालय की जितनी भी कमेटी होती हैं उसके जो हेड रहते हैं BMC के, वो जिले के DM रहते हैं, और हर एक विभाग के, चाहे इंजीनियर विभाग हैं और CMO हैं, ये सारे जो हैं उसके मेंबर्स रहते हैं, अधिकारी। और 2 इसमें क्या रहते हैं, पेरेंट्स जो रहते हैं वो इसके सदस्य रहते हैं, और एक स्कूल टीचर जो है वो इसका मेंबर रहता है। ये मैंने इसलिए बता दिया एक जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि कई बार यदि आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, क्योंकि आप KV का इंटरव्यू देने जाएंगे, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, कब होती है, साल में कौन मेंबर होता है, उसमें किस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट इस संबंध में क्लियर रखने पड़ेंगे आपको।
तो एसएमसी प्रकार की समिति होना अनिवार्य है। तो अनुशिक्षण कक्षाएं कॉलेज क्लासेस के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए तो नहीं होती हैं, ये यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होती, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, स्कूल मैनेजमेंट, तो स्कूल के लिए। और निजी विश्वविद्यालय ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी गलत हैं। यदि इसमें गवर्नमेंट स्कूल आता तो वो भी इसका सही उत्तर हो जाता। तो प्रत्येक विद्यालय के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होना अनिवार्य है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन जो डोमिनेटेड होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टीचर, ये गलत हो जाता है। कहीं प्रकार से डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए। बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत हैं, ये नहीं होना चाहिए। बालकों के स्वयं के तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसके समर्थकों का मानना है कि एक्सपीरियंसेस जो हैं इंडिविजुअल वो सेंट्रल्ड रहते हैं लर्निंग प्रोसेस में, उनको केंद्रीय भूमिका रहती है व्यक्तिगत अनुभवों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों के निम्नलिखित आचरण में से कौन सा यह दर्शाता है कि बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं। मतलब टीचर्स जो भी करते हैं वो क्या करने से शो हो रहा है कि वो चाइल्ड राइट के फेवर में है, रिस्पेक्ट करते हैं। पहली है शिक्षार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण, तो यही इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ये क्योंकि जब हम लर्नर को सेंटर में रखते हैं वही इस बात को शो करता है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं बालकों के अधिकारों का। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि कम उपलब्धि वाले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहना, तो ये बाल अधिकारों के विरुद्ध आ जाएगा। कठोर परीक्षा कार्यक्रम, ये गलत हो जाएगा। हाँ, विशेष स्कूलों को विशेष स्कूलों में जाने की सलाह देना, तो कहीं ना कहीं ये बाल अधिकारों के विरोध है। दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन के भी ये विरोध में है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, फिर से आ गया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आपको बता दूं कंस्ट्रक्टिविस्ट वो कहलाता है जिसमें बच्चे कुछ रचनात्मक तरीके से सीखते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीखें या ग्रुप में सीखें। जब बच्चों को गेम्स के थ्रू बताया जाता है, एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। इसके में डिफरेंस थोड़ा सा है इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट और एक कोलैबोरेटिव में, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं किसी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है कौन, रचनावादी दृष्टिकोण। बच्चों के बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, आईक्यू को क्या करता है, इनकरेज करता है। अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। और क्रमादेशित निर्देश जो है के उपयोग पर केंद्रित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कि अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। लुक्स एट लर्निंग एज अ प्रोसेस मीनिंग मेकिंग, तो निर्माण प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टीचिंग मॉडल। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, आपको शिक्षण प्रतिमान जो है टीचिंग मॉडल का प्रश्न आया है ये, तो कौन इसका कार्य नहीं है टीचिंग मॉडल का। तो पाठ्यक्रमों की रूपरेखा बनाना टीचिंग मॉडल का है काम। अनुदेशनात्मक जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उनको डेवलप करना, और शिक्षक की क्रिया को निर्देश इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर्स एक्शन इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, इसका सही है सामाजिक कौशलों का चयन। ये हमें सामाजिक कौशल का चयन नहीं करना पड़ता है, सामाजिक कौशलों का विकास होता है और सभी प्रकार के आपके सामाजिक कौशल जो हैं वो विकास होना जरूरी रहता है। तो टीचिंग मॉडल में जो है हम इसका चयन नहीं करते हैं सामाजिक कौशलों का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो में कई बार मैं काफ़ी सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लोग पहले से पढ़ रखा है, जो पढ़ रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि सर इतना सिंपल बता रहे हैं, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। क्योंकि मैं एक अप्रोच रखता हूँ कि मैं कुछ सरल क्वेश्चन भी रख दूँ, कुछ मुश्किल से, कुछ मीडियम, क्योंकि मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की। सो
मैं होप करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे हमारी हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ, और अच्छी आपकी एक प्रैक्टिस हो रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।